नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चैनल यानी डीजीएनआई न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और शुरुआत करते हैं हमारे खास शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट। और आज एल क्लासिको मुकाबला होने वाला है। बहुत ही शानदार मुकाबले की घड़ी आ गई है क्योंकि दो वजनदार टीमें, भले ही उनका इतिहास जो इस टूर्नामेंट का रहा है वो ठीक नहीं रहा हो, लेकिन जब भी ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी है क्रिकेट प्रेमियों के लिए जश्न का माहौल बना है। आज मुकाबला है चेन्नई वर्सेस मुंबई। ये सीजन दोनों ही टीमों के लिए कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा, लेकिन ये टीमों का इतिहास बता रहा है कि जितने संस्करण अब तक हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा दबदबा यदि किन्हीं टीमों का रहा है तो वो दो टीमें रही हैं, चेन्नई और मुंबई। बात अंक तालिका करें तो नंबर 9 पर है सीएसके 4 मुकाबले जीतकर, और दूसरी तरफ मुंबई जैसी वजनदार टीम जो हाशिए पर है अंक तालिका में, तो सम्मान के लिए खेलेगी मुंबई। और दूसरी तरफ चेन्नई के सामने अभी भी उम्मीद की किरण कायम है प्लेऑफ्स में पहुंचने की। तो जीत की तैयारी के हिसाब से जरूर चेन्नई की टीम उतरेगी। लड़खड़ा रही है, टीम भी अनबैलेंस है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी ने जब से इस टीम की कप्तानी ली है थोड़ी सी रिफ्रेश दिखाई दे रही है टीम। बहुत ज्यादा मेरी बजाय यदि एक्सपर्ट से मैं पूछूं कि कौन आज के इस एल क्लासिको मुकाबले में भारी पड़ेगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले मैं आपकी मुलाकात करवा दूं हमारे खास मेहमान आईडीसीए के वरिष्ठ पदाधिकारी और जाने माने क्रिकेटर सुखदेव सिंह गुमन सर का, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू अभिषेक। और उसके साथ ही रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी और क्रिकेट के कोच संजय चौबे सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आज तो एल क्लासिको मुकाबला है ही सही, लेकिन कल की हम बात कर लेते हैं कि कल के मुकाबले ने अंक तालिका को दिलचस्प मोड़ पर ला दिया है, क्योंकि दिल्ली एक तरफा इस मुकाबले को जीतकर अपनी उम्मीदों को कायम रखने में कामयाब हुई है, तो दूसरी तरफ प्लेऑफ्स में पहुंचने के मुहाने पर खड़ी राजस्थान की टीम के लिए एक बार फिर इंतजार बढ़ गया है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। राजस्थान बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा था शुरू से ही, जब जैसे ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, और हमें लग रहा था कि ये एक टीम है जो बहुत इजीली प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी, परंतु क्रिकेट की निश्चितताओं के कारण अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि 2 मैचेस उनको जीतने हैं। 14 अंक हैं उनके, और 18 अंक ले लेंगे तो कहीं प्लेऑफ बर्थ जो वो पक्की हो जाएगी। कल ऋषभ पंत ने जब टॉस जीतने के बाद में बॉलिंग का डिसीजन लिया तो हमने भी कहा था, और बहुत सारे लोगों ने, बाकी भी हमारी जिनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो डिसीजन शायद गलत था, परंतु जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने करी और जिस तरीके की बॉलिंग करी, पहले तो 160 रन पर रिस्ट्रिक्ट किया। जॉस बटलर जो है कल फिर फेल हुए, और बहुत रुक रुक कर जिस तरीके से राजस्थान ने बैटिंग करी, शायद उन्होंने पिछले 4-5 मैचेस जो देखे उनका भी यही आकलन था कि 160-170 रन आराम से बनाइए, आप ज़्यादा फ्लैम्बेंड होने की कोशिश मत करें, और उसके बाद में स्पिनर्स और बॉलर की हेल्प से आप उनको रिस्ट्रिक्ट करें। परंतु तारीफ़ करनी होगी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की कि जिस तरह से डेविड वार्नर एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली, 49 रन बनाकर वो आउट रहे, नाबाद रहे, ओपनिंग करने आए थे, लास्ट तक आउट नहीं हुए, नॉट आउट गए। और उसके साथ में मिचेल मार्श की ऑलराउंड परफॉर्मेंस की कि उन्होंने 2 विकेट लिए 25 रन देकर, और 89 रन बनाए उन्होंने 62 बॉलों के ऊपर। और किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि राजस्थान रॉयल इस मैच में कमबैक कर रही है या उनके जीते के कोई चांसेस हैं। और लास्ट में लगभग 10 बॉल रहते हुए उन्होंने मैच जीत लिया। जैसे कि उनको 3 मैच बचे हुए हैं, तीनों ही मैच जीतना दिल्ली के लिए ज़रूरी है अगर उनको 18 अंक पर जाना है। कल का मैच जीतकर वो 12 से 14 पर पहुंचे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास में कोई इस तरह का अपहिल टास्क हो, और स्पेसिफिकली क्रिकेट में, तो जो बेस्ट बेट कैप्टन की या टीम की हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप पहले सामने वाले से बैटिंग कराएं, और बैटिंग कराने के बाद में आप जो भी स्कोर हो, पर आपके पास में एक प्लान होना चाहिए कि इस प्लान के तहत हम उस स्कोर को अचीव करेंगे। और कल हमने देखा कि जैसे वो बिल्कुल प्लान वे में खेल रहे थे कि डेविड वार्नर इतने अट्रैक्टिव और हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तेज खेलते हैं, कल वो बिल्कुल अपने स्वभाव के विपरीत खेल रहे थे, और वो रुक कर हमने देखा कैसे सिंगल्स ले रहे थे, और उनकी स्ट्राइक रेट भी है वो बहुत कम थी कल। और एक तरफ से चार्ज जो है मिचेल मार्श को दे रखा था कि आप उन्मुक्त होकर खुलकर खेले, रन बनाए, और बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो भी। उन्होंने क्लीन हिटिंग करी, बढ़िया स्कोर किया, अच्छे रन बनाए। मुझे लग रहा था कि कल वो 100 करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली एक युजवेंद्र चहल की बॉल को पुल करने के उसमें उन्होंने टॉप एज लगा, और उनका विकेट चला गया। पर ओवरऑल दिल्ली की बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी बहुत दिनों बाद। दिल्ली भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 सीजन्स आईपीएल के अगर देखेंगे तो एक फोर्स बनकर इमर्ज हुई है कि लास्ट टू लास्ट ईयर वो जो है वो रनर्स अप थे,
फाइनल खेले थे वो मुंबई के साथ में और हार गए थे फाइनल में। और लास्ट में जो है जो वो चेन्नई है, चेन्नई डिफेंडिंग चैंपियन है उसमें, पर दिल्ली ने पिछले 2 सीज़न से बता दिया है कि वो एक फोर्स हैं जिनको रेकन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स भी है उनके साथ में, अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर सीजन में उनके साथ बहुत सारी चीज़ें टीम के साथ जुड़ी रही जो अनवांटेड हैं, कि 2 बार कोविड का अटैक समझ सकते हैं कि उनके खेमे में बायो बबल के बाद में भी कोविड पॉजिटिव पाए गए, प्लेयर आइसोलेशन में रहे, कोचेस चीफ कोच उनके जो है रिकी पॉन्टिंग वो आइसोलेशन में रहे, और अभी रिसेंटली भी उनके एक नेट बॉलर पॉजिटिव होने के बाद में पूरी टीम वापस से उसी तरह से RT-PCR के सेकेंड टाइम होने के बाद में उनको क्लियर किया और वो मैच उन्होंने खेला। तो कहीं ना कहीं जब ये ऐसे लगता है, और थर्ड जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर थे उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 मैच बाद ज्वाइन किया, तो जो टीम की स्ट्रेंथ डे 1 से होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे बिल्टअप हुई। और कहीं ना कहीं मैं तो ये बोलूँगा कि ऋषभ पंत का जितना कैलिबर है, जितना टैलेंट है, जितने खतरनाक और हार्ड हिटिंग बैट्समैन वो हैं, वो अपने टैलेंट के साथ इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए। हाँ, ऑल्दो उन्होंने 30 रन, 32 रन, 35 रन की इनिंग्स खेली हैं, पर कोई एक कैप्टन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कल जिस तरह से मिचेल मार्श ने 89 रन बनाए, आपको एक बड़ा 50 करने की ज़रूरत है। 100 जो है वन ऑफ आते हैं T20 में, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर प्लेयर 100 बनाएगा, पर जब आपको मौका मिले, और ख़ास तौर पे जब ओपनर्स और वन डाउन जितने भी बैट्समैन होते हैं उनको ज़्यादा बॉलिंग खेलने को मिलती हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए हम देखेंगे कि जॉस बटलर ने 300 किए, ओपनिंग करते हैं, KL राहुल ने 200 किए, वो ओपनिंग करते हैं। तो जब आपको ज़्यादा मौका मिलेगा खेलने का, तब आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। पर उनको बैटिंग करने का बाद में भी मौका मिला, पर पता नहीं, ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ऐसा प्लान ही बैटिंग में कर लिया हुआ कि वहाँ जाएंगे और हर बॉल को ही हिट करेंगे। कल भी हमने देखा कि जोगिंदर चहल को बाहर निकल के 2 बार 2 एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने सिक्सेस मारे। तो एक कुछ खेल स्टाइल जो है किसी बैट्समैन का ऐसा ही हो जाता है, टू फ्लर्ट विद डेंजर। उस समय लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि कप्तान का विकेट हो और फिर से टीम प्रेशर में आ जाए, बट रन थोड़े कम बचे हुए थे, एक तरफ डेविड वार्नर सेट थे, तो वो जो मूव था ऋषभ पंत का वो चल गया और दिल्ली ने आराम से ये वाला मैच जीत लिया। संजय सर, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर है कि कल के मुकाबले के बाद भी अभी हमें वो दूसरी टीम नहीं मिल पाई है जो प्लेऑफ में प्रवेश करे। हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर राजस्थान ये मुकाबला जीतती है तो कहीं ना कहीं वो दूसरी टीम के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लेगी, लेकिन कल एक बार फिर जो है मामला बदल गया। दिल्ली ने अपनी उम्मीदों को कायम रखा और राजस्थान को मुहाने पर लाके रख दिया। बिल्कुल, और जैसा सर ने बताया कल, हालांकि सर ने भी बोला था कि अगर टॉस जीत के इन्होंने पहले बॉलिंग करी और विकेट ऐसा है नहीं, पहले बैटिंग करना चाहिए थी। ये बात आकाश चोपड़ा ने भी बोली कि मुझे उनका डिसीजन समझ में नहीं आया, पर वहाँ पर ऋषभ पंत ने ये डिसीजन उनका सही साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने 9 विकेट 8 विकेट से मैच जीता। अब 8 विकेट से मैच जीता, पर मुझे ऐसा लगता है कल राजस्थान की टीम में थोड़ी सी गड़बड़ तो हुई है। आप अश्विन को, बिल्कुल डेफिनेटली आप अश्विन को ऊपर बैटिंग करा रहे हैं, संजू सैमसन ऊपर बैटिंग करने नहीं आ रहा, तो जबकि आपकी टीम में हिट मायर भी नहीं है, तो आपको संजू सैमसन जितना, हालांकि अश्विन ने 38 बॉल में 50 रन बनाए, मैं मानता हूँ उन्होंने 38 बॉल में 50 रन बनाए, पर अगर यही संजू सैमसन होते 10-15 रन, 20 रन और ज्यादा, अगर मान लो अगर वो 50 की जगह 100 होते तो टीम का स्कोर क्या होता। तो एक तो ये हुआ, दूसरा फिर बाद में कैचेस छोड़े, और तीसरा जो सबसे बड़ा कि आपको मालूम होगा कि जब मिचेल मार्श खेलने आए तो 10 बॉल का बॉल आके पहले पैड में लगा, फिर बैट में लगा और बाउंड्री पे गया 4 के लिए, और उसके बाद उन्होंने उसको DRS नहीं लिया, और बाद में जब एक्शन रिप्ले हुआ उसमें दिखाया गया कि बॉल पहले पैड को छुआ, बाद में बैट को छुआ, और जो जोस बटलर ने उनका बाद में जो कैच छोड़ा, तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो बाद में दिल्ली के लिए, मतलब जिसको कहते हैं कि ये सब सारी चीज़ें दिल्ली को हेल्प करती गई और दिल्ली फिर आसानी से जीत गई, जिसको बोलते हैं कि आप 8 विकेट से अगर आपने T20 में एक तरफा 160 रन उस विकेट के ऊपर इजीली, जिस हिसाब से मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने खेले, खास तौर पे क्योंकि बहुत इस विकेट पे कल स्पिनर्स के लिए कोई भी हेल्प नहीं थी, और इजीली मतलब जो कि युजवेंद्र चहल भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, मैं देख रहा था फ्लाइट दे रहे थे और कवर्स पे छक्के खा रहे थे वो, और बाद में ऋषभ पंत ने भी आगे उनको, जैसा सर ने बताया, 2 छक्के मारे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के लिए, दिल्ली मैच दर मैच, मतलब उसको एक मैच का, मतलब ऐसा नहीं कि हमको तीनों जीतना, हम एक बार जीते अब हमको अगला भी जीतना, एक मैच की प्लानिंग से तैयारी करेंगे, और हो सकता है कि दिल्ली अगर अपना पुराना जो जिस तरह की दिल्ली है, जो दिल्ली की टीम है, जैसा मैं कल भी बोल रहा था, तो उस हिसाब से वो खेली नहीं है, पर अगर मान लो कि अगर अब वो खेलती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपको दिल्ली प्ले ऑफ में दिखे। पर राजस्थान के हिसाब से मैं बोलूँगा कि कल आप वाकई सही बात बोल रहे हो कि 12-12 मैच हो गए हैं और एक टीम पहुंची है प्ले ऑफ में,
बाकी का पर ये टीम, ये टूर्नामेंट की ब्यूटी है कि अभी तक एक ही टीम पहुंची है और आज भी जो मुकाबला हो रहा है उसमें कोई प्ले ऑफ में पहुंचने वाली टीम नहीं है ये तो केवल ये है कि वो नीचे से ऊपर कौन रहेगा ये वाला आज मुकाबला होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये जो 3-4 टीमें हैं, राजस्थान रॉयल, दिल्ली, आरसीबी और मुझे लगता है पंजाब, यही हैं जो चारों पांचों के बीच में मुकाबला, इन्हीं में से जो 4 टीमें हैं वो प्ले ऑफ में जाएंगी और इन्हीं का आपस में जोरदार मुकाबला होने वाला है। और बाकी तो फिर सब अब जो मैचेस होंगे, चाहे वो कोलकाता हो या चेन्नई हो या मुंबई हो या मेरे ख्याल में सनराइज हैदराबाद हो, इनके लिए थोड़ा सा चांसेस, मतलब कुछ टीमों के लिए तो खत्म ही हो गए, 1-2 टीमें जैसे सनराइज हैदराबाद वगैरह, इनके लिए थोड़े से वो चांसेस हैं और वो ना के बराबर। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा यही उठ रहा है कि राजस्थान को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जो बैटिंग ऑर्डर में इतनी तब्दीली की और उसका खामियाजा इस टीम को पराजय के तौर पर उठाना पड़ा। सर, जब आप निर्णायक मोड़ की स्थिति में हो और उसके बावजूद यदि आप इस तरह का चेंज करते हैं, क्योंकि आपने पूरे टूर्नामेंट में इस तरह का बदलाव नहीं किया था बैटिंग ऑर्डर में, जब महत्वपूर्ण मुकाबला था, जब जीत की बारी थी, आप मुहाने पर खड़े थे, आपने कुछ गलतियां की और वो गलतियों का सीधा सीधा फायदा न सिर्फ दिल्ली को मिला बल्कि आप प्लेऑफ्स की दौड़ में फिर थम गए हैं, रुक गए हैं, आपके इंतजार की घड़ियां बढ़ गई। अभिषेक, अगर हम इस टूर्नामेंट में पहले भी देखें तो पहले भी अश्विन को उन्होंने एज ए पिंच हिटर यूज़ करने की कोशिश करी है। 2-3 इनिंग में उन्होंने किया है, 2-3 उन्होंने आके 20-22 रन बनाए भी हैं और ऑल्दो कल उन्होंने 50 रन बनाए और शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिमाग में जरूर रही होगी क्योंकि शिमरॉन हेटमायर नहीं हैं और वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे फिनिशर हैं, अच्छे रन बनाए हैं, पहले टॉप 3 बैट्समैन में राजस्थान रॉयल के, वो ना होते कहीं ना कहीं एक बैट्समैन शॉट होने की पोजीशन में उन्होंने ऑल्दो उन्होंने बैट्समैन रोजी वेंडरवॉर्स को लिया था और बट फिर भी क्योंकि वो इतने अट्रैक्टिव प्लेयर नहीं है, एक मूव था कि जिस तरीके से अश्विन ऊपर आकर अगर कुछ रन बना देंगे क्योंकि जॉस बटलर का विकेट जल्दी गिर गया था तो कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प मिल जाएगी और जो हेटमायर नहीं है उनका एक कवर के रूप से उनको देखा गया। ऑल्दो रन उन्होंने बनाए बट अगर हम जैसा आप बोल रहे हैं कि संजू सैमसन का भी, तो संजू सैमसन भी अपनी प्राइम फॉर्म में नहीं है, ऐसा हम बोलेंगे कि पिछले सीजन में हमने देखा कि उन्होंने 200 किए थे और 50s भी लगाए थे। अभी अगर आप देखेंगे तो एक आध 50 लगाई है, 40 एक आध रन बनाए हैं, 20, 22, 25 रन की इनिंग खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि बाद में, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अश्विन 50 रन कर जाएंगे और थोड़ी बॉल भी कंज्यूम कर लेंगे, तो बाद में क्या है बॉलिंग कम बचेंगी, तो प्लान ये रहा होगा कि हेटमायर की जगह पर अगर अश्विन थोड़े रन बना देता है तो संजू सैमसन जाएंगे और वो जो फिनिशिंग रोल है वो संजू सैमसन इसको प्ले करेंगे। और बट अनफॉर्चुनेटली उस समय वो बॉल भी कम थी और संजू सैमसन आए भी और वो कुछ रन भी नहीं कर पाए। और लास्ट में मैं तो बोलूँगा ये जो कल का मैच था उसमें संजू सैमसन ने कहा भी कि हम 15-20 रन शॉट थे, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि उसका रीज़न भी जो है उनकी बैटिंग थी कि लास्ट के अगर 4 ओवर देखेंगे उन 4 ओवरों में बहुत ही कम रन उन्होंने बनाए कि उन्होंने इनिशिएटिव ही नहीं लिया कि हम हिट आउट करें, मारने की कोशिश करें। बैट्समैन भी कोशिश कर रहे थे कि क्यों ना थर्डमैन भी खेला जाए, लास्ट ओवर में 3 बॉलों को वो थर्डमैन पे मारने की कोशिश करी और तीनों में एक भी कनेक्ट नहीं कर पाए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको जो लास्ट ओवर है, स्लॉग ओवर्स जो आते हैं, डेथ ओवर्स हैं, उनमें एज ए बैट्समैन आपकी इंटेंट ये होती है कि आप 20-25 रन एक ओवर में बनाएं और एज ए बॉलर आपकी होती है कि आप कंजूसी भरा ओवर करें, कोई भी विकेट ना दें। परंतु कल राजस्थान रॉयल की तरफ से वो जो इंटेंट थी, वो जो अटैक था, जो इंटेंसिटी थी, जो शिमरॉन हेटमायर करते थे आकर, उनका ना होना कल डेफिनेटली खल रहा था और लग रहा था कि वो नहीं है। अगर वो होते तो डेफिनेटली ये जो 20-25 रन का डिफेंस था, 20-25 रन ऊपर होना और वो 2 ओवर से 10 बॉल से मैच जीत जाना। और एक और फ़र्क होता है, आप जब 160 चेज़ करते हैं और 180 चेज़ करते हैं, 185 एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। 160 में आपको पता होता है कि एक आध भी बड़ा ओवर मार देंगे हम, तो आप इनिशियली पहले रने बॉल के साथ में खेलते हैं और बाद में जब भी कभी देखते हैं, हमने अश्विन के पिछले ओवर में लास्ट मेरे ख्याल से 5th लास्ट या 6th लास्ट ओवर था जिसमें 16 रन आए, तो आप जब 7-8 रन की एवरेज से चेज़ कर रहे होते हैं और एक ओवर 16 रन का आता है, तो आपको वो जो बड़ी हुई भी एवरेज और ड्रॉप होकर नीचे हो जाती है और मैच इजीली जीत जाते हैं। संजय सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि जैसे सर ने बोला पर कि उन्होंने आगे 50 बनाया, संजू सैमसन ने हिटमायर के कारण पीछे गए, पर ये लॉजिक थोड़ा सा मेरे उतरता नहीं है दिमाग में, क्योंकि आप बैट्समैन हैं, आप बैट्समैन विकेट कीपर है और आपकी जो पोजीशन है आप वहीं पर खेलिए ना, आप ज्यादा गेंद खेलिए। डेफिनेटली अगर आप ज्यादा खेलते, 38 बॉल में 50 अश्विन ने बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि कल से अगर आप ऐसा बोलो कि भाई अश्विन खराब बॉलिंग कर रहा है तो मैं बॉलिंग करूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना।
तो ऐसा ये है कि आपको अगर आप प्योर बैट्समैन है तो आपको ये आप वैसे बैट्समैन अगर टीम के कप्तान है तो ये आपका फर्ज बनता है कि जो मेन अच्छा बैट्समैन हो, तो जो अच्छा आपका प्लेयर हो, मेन प्लेयर हो, वो पहले सबसे ज्यादा बॉलें खेले और वो ऊपर जाए बैटिंग करे। मेरे ख्याल में जो 10-20 रन की सर बात कर रहे हैं संजू सैमसन, मुझे लगता है कि जिस तरह से कल वार्नर ने और मिचेल मार्श ने बैटिंग करी, शायद अगर 180 रन भी होते ना तो आसानी से जीतते, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग कर रहे थे मुझे, क्योंकि विकेट वाकई में कल सपाट थी, विकेट पाटा था और बहुत इजीली खेल रहे थे, क्योंकि युजवेंद्र चहल भी कुछ नहीं कर पाया। हालांकि 2 कैच छूटे, कुछ मिस्टेकें हुई हैं, बट ठीक है, ये क्रिकेट का पार्ट है, कैच छूटना, कैच पकड़ना, कभी ब्रिलियंट कैचेस भी पकड़े जाते हैं, इजी भी कैच छूट जाते हैं। पर कल जो मुझे लगता है कि जो जिस तरह से राजस्थान रॉयल की जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, प्लानिंग फेल हुई है, उसी कारण वो मैच हारा। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो प्लेऑफ्स में रॉयल्स एंट्री होने वाली थी, उस पर थोड़ा सा इंतजार टीम का बढ़ गया है। लेकिन आज का मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला, ये दोनों टीमों के बीच जब भी मुकाबले हुए हैं तो क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बढ़िया और रोमांचक दावत देखने को मिली है। अब आज जब चेन्नई और मुंबई सामने होंगे तो एक इंसिडेंस भी है सर, एक थोड़ी सी दिलचस्प वाकया है कि आज केविन पोलार्ड का बर्थडे भी है। तो पहले तो हमारी तरफ से इस खास खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरी तरफ जब भी उनके बर्थडे पे मुकाबला हुआ, 3 बार ऐसा हुआ और वो तीनों बार मुंबई ने मुकाबला जीता। यानी धोनी की टीम के लिए जो ये बर्थडे है केविन पोलार्ड का, क्या भारी पड़ सकता है, ये बड़ा सवाल है सर। लेकिन हाँ क्या सर लेकिन सर यहाँ जरूरी है कि चेन्नई मुकाबला जीते अगर प्लेऑफ्स की दौड़ में बरकरार रहना है। तो अब कहीं ना कहीं मुंबई जैसी टीम इसलिए भी ज्यादा भारी पड़ सकती है क्योंकि अब लाभ हानि से दूर हो चुकी है ये टीम। ये अब सिर्फ मैच खेलने आएगी रिलैक्स मूड में, तो निश्चित तौर पर जब कोई चिंता नहीं होती तो परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर और निखर कर सामने आ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर दोनों टीम को हम देखेंगे तो दोनों टीम एक 9th पोजीशन पे है। सीएसके जो है उन्होंने 11 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 7 हारे हैं, नेट रन रेट उनका 0.028 है, प्लस में है ये। और मुंबई जो है वो सबसे लास्ट पायदान पे है, 10वें नंबर के ऊपर, 11 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 9 हारे हैं, और उनकी नेट रन रेट जो है सबसे कम है, -0.894 है। और आयरनी देखिए, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि सबसे ज़्यादा आईपीएल जीतने वाली मुंबई और उसके पीछे और डिफेंडिंग चैंपियन सीएसके, जिन्होंने 4 बार टूर्नामेंट जीता है, मुंबई ने 5 बार टूर्नामेंट जीता है, कभी किसी ने ड्रीम भी नहीं किया होगा कि वो 10 टीमों में से 9वें या 10वें पायदान पे होंगे। पर क्रिकेट इतना रुथलेस है, देखिए, वो आपको ये नहीं सोचता कि आपने पिछले मैच में क्या किया था, आप अगले मैच में क्या करेंगे, वो सब उसमें निर्भर करता है। और जिन टीमों ने अगले मैच में अच्छा किया है वो सारी अब ऊपर के पायदानों पे हैं, और जो कॉम्प्लेक्सिटी में रहे कि साहब हम तो बहुत अच्छे हैं और हमारी फ्रेंचाइजी भी बहुत अच्छी है और हम सबसे ज़्यादा टाइटल होल्डर हैं, वो बिल्कुल लास्ट में नीचे पड़े हुए हैं। और अभी मैं तो ये बोलूँगा कि इवन मुंबई, अगर हम सीएसके के लिए भी बात करें तो आज उन्होंने 4 मैच जीते हैं, 8 पॉइंट है उनके, 3 मैच खेलना बाकी हैं, 3 से अगर वो जीतेंगे भी तो 6 पॉइंट आएंगे, तो 8 और 6 14 होंगे। तो अभी तो ऑलरेडी 14 और 16 पे लोग बैठे हैं, उनको मैच खेलने हैं। तो लोग मैथमेटिकली बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ भी मना कर रहा हूँ कि ना तो सीएसके के लिए अब प्लेऑफ में रास्ता है बचा हुआ है और ना ही मुंबई के लिए रास्ता। सिर्फ इमोशनल एक जो अटैचमेंट है वो दिखाई दे सकता है। हाँ, बट एक बात जरूर बोल सकते हैं, ऑल्दो रविंद्र जडेजा जो है रूल्ड आउट हुए, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी रिब में ब्रशिंग है, और रिब में नहीं है, थोड़ा दिमाग में भी ब्रशिंग है ये कुछ मुद्दा है। कुछ ऊंच नीच चल रही है मैनेजमेंट के साथ में, ये हम सबको भी पता है। और डेफिनेटली कोई भी बड़ा प्लेयर, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि हमने विराट कोहली बीसीसीआई के बीच में देखा, वो भी एक इसी तरह का द्वंद्व युद्ध है, और इसी तरह का युद्ध जो है वो सीएसके फ्रेंचाइजी वर्सेस रविंद्र जडेजा का है। रविंद्र जडेजा भी एक बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, शुरू से ही इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए, पर जिस तरीके से उनका भी केस डील किया गया, मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। आप पहले कप्तान बनाते हैं, फिर मिड टूर्नामेंट उनसे कप्तानी हटा ली जाती है, और फिर उसके बाद में आप उनको ट्विटर से भी अनफॉलो कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें साइज़ हैं जो बता रहे हैं कि आपने जो मिड टूर्नामेंट में कप्तानी वापस लेना, देखिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि महेंद्र सिंह धोनी अब कैप्टनसी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब उनके एक आध सीज़न जो खेलना उसके बीच में कोई ना कोई ऐसा कप्तान बने जो इस फ्रेंचाइजी को और इस टीम को बहुत आगे ले जा सके। उस आइडिया के साथ में एक कप्तान लाए जाते हैं जो हरफनमौला खिलाड़ी हैं, विद बैट भी बहुत अच्छा करते हैं, बॉल भी अच्छा करते हैं, फील्डिंग तो माशाल्लाह उनकी बहुत ही अच्छी है। मेरे ख्याल से इससे अच्छा कप्तान का कोई भी और ऑप्शन जो है वो चेन्नई के पास नहीं हो सकता था। वो बात अलग है कि अभी नई टीम आई है मेगा ऑक्शन के बाद में, और वो टीम का कॉम्बिनेशन ना अच्छा होने से, प्लेयर का प्रॉपर फॉर्म में ना होने से वो काम नहीं हुआ। और मे बी एक
अर्ली डेज थे कप्तानी के लिए कि 5-7 मैच 6 मैचेस 8 मैचेस में से 2 वो हारे, 2 वो जीते और 6 हारे, और उसी समय उसके बीच में कप्तान को बदलना है, वो अपने आप में दिखाता है कि जो एम आप लेकर चले हैं कि आपको एक ऐसा कप्तान चाहिए जो इस टीम को आगे ले जा सकता हो, क्योंकि धोनी अब कैप्टनसी आगे नहीं करना चाहते, धोनी को ही वापस कप्तान बना दिया जाता है, तो अपने आप में कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है कि आप जो कह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा और आप क्या करना चाह रहे हैं। वो अपने आप में ही दिखा रहा है कि रविंद्र जडेजा और सीएसके फ्रेंचाइजी के बीच में कुछ रिफ्ट चल रही है, और जिस रिफ्ट के रहते हुए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। और डेफिनेटली एक मैच में रविंद्र जडेजा को कैच लेते समय ऐसा लगा था कि उनके शोल्डर में या उनकी पसलियों में इंजरी हुई है, और कहा भी ऐसा ही जा रहा है कि उनकी रिब्स में इंजरी है, ब्रशिंग है थोड़ी, और उस कारण से वो टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं, और उन्होंने बायो बबल छोड़ दिया है। पर जहाँ तक इस मैच की हम बात करें, और आप कैरन पॉलर्ड की बात कर रहे थे, कैरन पॉलर्ड ठीक है, देखिए बहुत अच्छे ऑलराउंडर हुआ करते थे, मैं तो थे बोलूँगा, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर सीरीज में आप उठा के देखिए तो उन्होंने ना तो बैट के साथ कुछ किया ना बॉल के साथ किया, ऑल्दो बॉल के साथ उनको 1-2 बार कुछ गलती से विकेट जरूर मिल गए, पर आप एक ऑलराउंडर हैं, आप एक बैटिंग ऑलराउंडर, आप बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। आपका प्रेम एम काम जो है आप उसको छोड़कर अगर दूसरा काम करेंगे तो बॉलर तो उनके पास वैसे भी हैं जो आपको कवर कर सकते हैं, पर आपका काम है ताबड़तोड़ बैटिंग करना, उस समय आकर ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाना, अपनी टीम के लिए अगर टारगेट सेट करना है तो हायर टारगेट सेट करना, और अगर अचीव करने में लगे हुए हैं और रन रेट ज़्यादा है तो उसको लाकर उसको अचीव करना, अपनी टीम को जिताना। वो कैरन पॉलर्ड कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जो आपने कहा कि अपने 3 बर्थडे पे जो मैचेस हुए वो जीत चुके हैं, मुझे वो कहीं से कहीं तक इस समय जो है कोई कोरिलेंस या कोई रिजेंबलेंस या कोई ना कोई कनेक्टिविटी नहीं लग रही है कि कैरन पॉलर्ड का आज बर्थडे है तो मुंबई आज ये मैच जीत जाएगा। उसके लिए मैं दूसरा ये भी कहना चाहूँगा कि ऑफ लेट पिछले 4 मैचेस में अगर हम देखें तो डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने जो ओपनिंग स्टैंड किए हैं उनमें से 2 सेंचुरी के स्टैंड हैं और 1 हाफ सेंचुरी स्टैंड है। और किसी भी टीम के जो टॉप बैट्समैन जब फायर करते हैं, जब रन बनाते हैं, तो आपके बाकी के बल्लेबाजों को क्योंकि कम समय मिलता है, कम बॉल मिलती हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप जाइए और ऑल आउट अटैक करिए, मारिए। और जो अगर फॉर्म में भी नहीं भी बैट्समैन होता है, क्योंकि उसको सोचना नहीं होता कि मेरे को तो बॉलें भी निकालनी है और मुझे थोड़ी देर तक रुकना भी है, विकेट ना गिरें क्योंकि विकेट ज़्यादा गिर चुके हैं, तो आपका काम होता है जाकर मारना। और इनवेरिएबली आप मारकर जब मारने जाते हैं तो ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता है, आप हैंड एंड आई कॉन्बिनेशन पे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि फोर्सफुल स्ट्रोक्स खेलने होते हैं, आपको मारना होता है कि लंबे शॉट्स खेलने हैं, 6 मारना है, 4 मारना है, तो आपको पावर से मारने की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्दो मोस्टली प्लेयर जो अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन की हम बात करेंगे तो वो टाइमिंग पे डिपेंड करते हैं, बट अगर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर या जिनकी स्ट्राइक रेट बहुत हाई है जिन बैट्समैन की, उनको अगर आप देखेंगे तो एरियल शॉट खेलते हुए देखेंगे और उसमें बॉटम हैंड डेफिनेटली यूज़ होता है और आपको पावर लगती है। तो उनको अगर हम देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि एट द मोमेंट अगर दोनों टीमों को कंपैरिजन हम करेंगे, एक तो चेन्नई ने मैच भी 2 ज़्यादा जीते हैं मुंबई से, दूसरा मुंबई में वो कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो पा रहा है, पिछले मैच में जितनी बुरी तरीके से वो हारे हैं। और उधर अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई पिछला मैच लगभग उन्होंने एक परफेक्ट मैच था, परफेक्ट मैच था, वो दिन था चेन्नई का। हाँ बिल्कुल, एक फर्स्ट क्लास तरीके से वो जीते हैं, और उल्टा मुंबई बुरे तरीके से कुछ 58 रन से अपना मैच हारे थे। तो जब आप पिछले मैच में अच्छा कर आए हैं तो आपका माइंडसेट आपको अगले मैच में भी प्रेरित करता है, आपको गुड फीलिंग देता है, अच्छा, और आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, अगले मैच में भी जाकर आप अच्छा खेलते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चेन्नई का कॉम्बिनेशन इस समय बेटर है। तो जो पॉलर्ड साहब का बर्थडे है, मुझे लगता है इस बार थोड़ा फीका फीका जाने वाला है। तो पोलार्ड के बर्थडे पे क्या जो 3 मैचों का इतिहास रहा है अब तक वो दोहरा पाएगी? यहाँ पर मुंबई इंडियंस ही एक बड़ा सवाल है, लेकिन इतना जरूर है कि सर आपने एक बहुत सही टॉपिक यहाँ पर छेड़ा है, वो सलामी बल्लेबाजों की, क्योंकि चेन्नई में जब भी सलामी बल्लेबाजों की बैटिंग क्लिक हुई है इस टीम ने मुकाबला जीता है, लेकिन इस पूरे श्रृंखला में मुंबई की बात की जाए तो सलामी बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी निराशाजनक रही है। सर, ये फैक्टर मानते हैं आप इस टीम की दयनीय स्थिति का? बिल्कुल, रोहित शर्मा, ईशान किशन दोनों, जबकि रोहित शर्मा के बारे में आप ऐसा मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान या वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं जानता कि वो वनडे और T20 फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। और किशन ने तो अपने परफॉर्मेंस से बताया है कि वो कितने अच्छे बैट्समैन थे, उनको खरीदा भी जो 550 लगातार उन्होंने आईपीएल में, और उनको खरीदा भी जो गया है 15 करोड़ समथिंग में, तो इसलिए कि वो इतने अच्छे प्लेयर थे। पर अनफॉर्चुनेटली वो इस सीजन में कुछ भी नहीं कर पाए, ना रोहित कर पाया और ना ही ईशान किशन कुछ कर पाए, और जो बचे कुछ पीछे वाले थे वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो जो हालत अभी जो दिख रही है वो यही है, क्योंकि सर ने सारा विस्तार से बता दिया है, तो ऐसा कुछ बोलने तरीका मेरे पास है नहीं।
पर तो भी मैं वैसे समझता हूँ चेन्नई का मैच होता तो आप थोड़ा सा नहीं, चेन्नई का मैं जैसा सर ने बोला कि चेन्नई की टीम तो नो डाउट आज चेन्नई को भी देखिए क्या है कि कॉनवे ने भी 3 मैचों में कंटिन्यू रन बनाए। अच्छे और रन। हमेशा एक बात बताता हूँ कि जब आपके 3-4 इनिंग में अच्छे रन बनते हैं तो फिर एक इनिंग छोटी आती है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो जो सर बोल रहा है हो सकता है कि पोलार्ड का बर्थडे बन भी जाए। क्योंकि डिपेंड चेन्नई में मोस्टली जो है वो गायकवाड़ और कॉनवे पे है। हाँ। बाकी पीछे के लोग तो टेका लगाते हैं, मतलब थोड़े थोड़े 15-20 रन, और उसमें मेन धोनी का भी हाथ रहता है कि पीछे आके 7 बॉल में 18 रन 12 रन या 15 रन वो जो बना देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैच होगा ये दोनों टीमें मुझे ऐसा लगता है एक जैसी टीमें हैं, बराबरी की टीमें हैं और अच्छा मैच देखने को आज मिलेगा आपको। अच्छा मैच देखने को बिल्कुल मिलेगा। अच्छा। वैसे दोनों टीमों के बीच का मुकाबला अच्छा ही होता है। लेकिन सर यहाँ पर एक अगर हम फैक्टर की बात करें तो हमने देखा कि गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की इस मामले में तारीफ करना पड़ेगी कि आक्रामकता के साथ समय आने पर खुद को फ्रंट फुट पर लाते हैं। वो बल्लेबाजी क्रम में हमने देखा कि अपने आप को प्रमोट कर लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी यदि फॉर्म में है तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा ऊपरी क्रम में आना चाहिए अब उन्हें? देखिए, जिस तरीके से 2 चीज़ होती हैं। एक तो होता है कि आपका क्रिकेटिंग करियर कितना बचा हुआ है, दूसरा ये होता है कि आपके पास उससे पहले बल्लेबाज कौन से हैं। अगर हम देखेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी अब लगभग अपने अंतिम प्लेइंग पड़ाव में है कि हो सकता है कि अगला सीज़न और वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, उसके बाद इस चेन्नई के मेंटर बन जाएं या चेन्नई के कोच बन जाएं, क्योंकि वो सीएसके फ्रेंचाइजी के बहुत क्लोज हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं वो, और सीएसके नहीं चाहेगी कि उनके रिटायरमेंट के बाद में उनको रिलीज़ करें। परंतु जब आपके पास एक आध सीज़न होता है, आप बेशक कितनी अच्छी भी प्राइम फॉर्म में, आप ये चाहते हैं कि मेरी फ्रेंचाइजी में जो यंग प्लेयर हैं, तो जैसे दुबे है या राइडू है, राइडू भी यंग नहीं कह सकते हैं, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट पे ही हैं वो भी, बट फिर भी उनमें काफ़ी क्रिकेट अभी बचा हुआ है, 2-3 साल 4 साल मुझे लगता है अंबाती राइडू अभी भी खेल सकते हैं। तो ये जो प्लेयर हैं इनको अगर हम देंगे, और शिवम दुबे को अगर हम जितनी भी तारीफ करें, 2 इनिंग बहुत बढ़िया खेली हैं उसने, एक में 94 रन किए थे और एक में 70-80 रन बनाए थे, तो वो एक फॉर्म में दिख रहे हैं। तो उस तरह के प्लेयर जो हैं अगर उनके पास समय है तो उनको दिया जाए। और महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो एक बिल्कुल क्राइसिस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो चुके हैं वो, कि जब चाहिए होता है कि 22 रन चाहिए तो कौन मार सकता है, महेंद्र सिंह धोनी मार सकता है, 16 चाहिए होते तो बोले महेंद्र सिंह धोनी मार सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास में हर शॉट है जो क्रिकेटिंग बुक में होती है, और हेलीकॉप्टर शॉट तो उन्होंने क्रिकेटिंग बुक के लिए आज़ाद ही उन्होंने करा था, क्योंकि इस तरह का जो शॉट वो खेलते थे वो शॉट कभी भी क्रिकेटिंग बुक में था ही नहीं। वो उन्हीं का ईजाद किया हुआ है, उन्हीं का ही खेलना बनाया हुआ है, वो उससे खेलते हैं। और उसके बिना भी अगर हम देखें तो बहुत ही खुलकर खेलते हैं, बड़े लंबे शॉट मारते हैं। बट एक चीज़ हमने ऑलवेज देखी है, आप भी मुझे एंडोर्स करेंगे इसके लिए, कि महेंद्र सिंह धोनी पहली बॉल से आकर राहुल तेवेटिया की तरह नहीं मारते हैं। उनको 5-7 बॉल जरूर चाहिए होती हैं कि वो पहले लय प्राप्त करें, बाउंस कैसा है, विकेट कैसी खेल रही है, और उसके बाद में फिर अगर आप देखिए तो 7-8 बॉल के बाद में उनका बल्ला जो है वो हेलीकॉप्टर की तरह चलने लगता है। तो कभी भी आप ऐसा सोचें कि अब एक ही ओवर बचा है, जैसे राहुल तेवाटिया ने आकर 2 बॉल पे 3 बॉल खेली और एक बिना कोई रन नहीं बनाए, 2 पे 2 छक्के मार दिए, ऐसा बहुत रेयर हमने एमएसडी में देखा है कि एमएसडी आते से ही वो शॉट मारना चालू कर दें। उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, डीजल इंजन है, अब थोड़ी उम्र भी हो चुकी है तो उसको स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है। तो एक हर प्लेयर के लिए कुछ ना कुछ उनका एक तरीका होता है। मुझे लगता है कि उनको लास्ट ओवर अगर है तो आप सोचेंगे वो आ जाएं खेलें, ऑब्वियसली सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, उन्हीं को भेजें बनाने के लिए। बट फिर भी अगर हम उनकी पूरी जर्नी देखें एज ए प्लेयर, तो वो जब सेट हो जाते हैं, सेट होने के बाद बहुत ही खतरनाक बैट्समैन। बिल्कुल सही बोला। और दूसरा सर क्या है कि जैसे जो अभी कैप्टनसी की भी बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि जो चेन्नई ने बीच में जडेजा को कप्तान बनाया, मैंने उनका डिसीजन ही गलत था। अगर आपके पास में महेंद्र सिंह धोनी जैसा आदमी है और वो प्लेइंग 11 में है और वो हिंदुस्तान के तो कोई जरूरत नहीं थी अब आपको जरूरत क्या चेंज करने की, या तो फिर आप उनको खिलाओ मत। आप देख लेना चेन्नई का कप्तान तभी चेंज होगा जब महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई की टीम में नहीं होंगे, मेंटोर के तौर पर हो तभी। वो या तो वो मेंटोर बन जाए, जो भी कोच बनना हो, मेंटोर बनना हो, जो भी बनना उनको, जो भी बनना बन जाए वो, तभी वो दूसरे को किसी को कप्तान बनाना चाहिए। अदरवाइज अगर महेंद्र सिंह धोनी और 2 साल या 3 साल खेलते हैं, कप्तान एज ए कैप्टन ही खिलाना चाहिए उनको। उनमें उतना दिमाग ही, वो एज ए कैप्टन से अपनी वो टीम को जिता सकते हैं वो। तो मुझे लगता है कि वो जो डिसीजन था जडेजा वाला, अब जो भी कंट्रोवर्सी हुई वो लगी है, कंट्रोवर्सी हुई है, जो भी हुई है, अल्टीमेटली जडेजा घर चले गए हैं, तो वो तो बात की बात हो गई है। पर हाँ, अगर आप कप्तान किसी को आप बनाना चाहते हैं तो फिर वो महेंद्र सिंह धोनी के बाद कौन बनेगा कि आप मुझे नहीं खेलना है,
महेंद्र सिंह धोनी को बोल देंगे कि आज के बाद मेरा क्रिकेट खत्म, तब आप सोचिएगा कि आप किसको कप्तान बनाएंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं समस्या रही है चेन्नई के शुरुआती दौर में, जिसके कारण ये टीम फिलहाल अंक तालिका में 9वें नंबर पर फिलहाल काबिज है। अब बात कर लेते हैं कि ये दोनों टीमों के बीच का मुकाबला इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि चेन्नई और मुंबई के ही फैंस हैं जो सबसे ज्यादा हर तरफ दिखाई देते हैं। और अब जब बारी टॉस की आ गई है तो दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई है, क्योंकि सर टॉस का फैक्टर तो अब मायने रखने लगा है। बिल्कुल, देखिए इतने सारे मैच, अब आज 59th मैच है, 11 मैचेस और बचे हैं, ये इसको जोड़ लेंगे तो 12 मैच इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ से पहले की बात हम करेंगे। तो अब बिल्कुल बिजनेस एंड है, विकेट्स भी बहुत रिग्रेसली यूज़ हुई हैं, और विकेट जितनी यूज़ होती हैं क्योंकि हर दिन मैच है और 4 ही आपके पास में वेन्यूज़ हैं जिस पे खेल पा रहे हैं, किसी ना किसी स्ट्रिप के ऊपर आपको रोज़ खेलना है, तो विकेट तैयार करने का भी उतना समय ग्राउंड्समैन को नहीं मिलता है। तो जब विकेट उतने प्रॉपरली तैयार नहीं होंगे और फटाफट क्रिकेट होती चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स के लिए वो विकेट जो है हेल्पफुल होंगे या बॉलर्स के लिए हेल्पफुल होंगे। हमने देखा कि जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ उस समय हर बॉलर को कितना भी अच्छा हो, बुमराह को 3.2 ओवर में 43 रन पड़े, इसी तरह से बाकियों को देखेंगे तो सब 50-50 रन से ऊपर थे 4 ओवर, 50 रन, 52 रन, 10, 11, 12, 13, 14 रन की इकोनॉमी से हर फास्ट बॉलर ने दिए हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस में उठाकर देखें तो फास्ट बॉलर्स भी जो हैं वो एक रिस्पेक्टेबल फिगर्स के साथ में बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, और स्पिनर्स तो जो कहर ढा रहे हैं। कल का मैच छोड़ दें, दोनों तरफ से कोई खास स्पिनर्स की परफॉर्मेंस नहीं थी। ऑल्दो युजवेंद्र चहल ने सिर्फ 1 विकेट लिया मिचेल मार्श का, जो उनको टॉप एज लगा पुल करते वक्त, अन्यथा पूरे मैच में स्पिनर्स को 1 भी विकेट नहीं मिला। तो ये इस तरह की विकेट बहुत कम अब मिलेंगी रिमेनिंग 11-12 मैचेस में कि जहां स्पिनर डोमिनेंट नहीं होंगे। हमने देखा हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस में नए स्पिनर को ड्राफ्ट किया, लेकर आए साई किशोर को, उसने 2 ओवर में 7 रन दे के 2 विकेट लिए। 6 फुट 5 इंच लंबा लड़का है वो, पहला मैच डेब्यू में, और इतनी शानदार उसकी बॉल स्पिन हो रही थी कि किसी भी बैट्समैन के लिए खेलना उसके लिए मुश्किल था। तो अब बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, और जो बॉलर हैं जिनको बहुत सारी धुनाई हुई है, बहुत सारी पिटाई लगी है, बहुत सारे रन जिन्होंने दिया, उनका समय है आप वापस से अपनी रिस्पेक्ट गेन करने का कि हमें अब रिस्पेक्ट करिए, पहले तो आपने हमको मार मार कर भूत बना दिया। संजय सर, लेकिन यहाँ चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक रहा है कि मोइन थोड़ा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, बल्लेबाजी में भी लय में दिखाई दे रहे हैं, और पिछले मुकाबले में उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही थी। तो ये जब जैसे सर ने बताया कि विकेट जो है खासतौर पर स्पिनर्स को मदद कर रहे हैं, तो ये की साबित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि जैसे चेन्नई पहले भी, जब एक्चुअल में टूर्नामेंट ही अब क्या कोरोना के कारण ये 4 मैचेस 4 स्टेडियम में हुआ, अदरवाइज अगर ये पूरे हिंदुस्तान में होता है तो आप देखना कि जहाँ जहाँ विकेट स्पिन लेती थी, चेन्नई की जीत का सबसे बड़ा रीजन भी यही होता था कि उनके पास स्पिनर बहुत अच्छे थे और वो खेलते भी उसी ट्रैक पे थे। उस ट्रैक पे मतलब वो किसी को भी हराते थे वो। तो एक वो बहुत बड़ा रीजन था। और मोइन अली का जैसे आपने बोला, तो नो डाउट उन्होंने बैटिंग बॉलिंग, वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। और अब जैसा सर ने बोला कि विकेट धीरे धीरे अब जैसा जैसा गर्मी बढ़ती जा रही है और विकेट पे कंटिन्यू मैचेस होते जा रहा है, तो डेफिनेटली विकेट स्पिनर को हेल्प करेगा ही। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज का विकेट भी थोड़ा सा मुझे सपाट दिख रहा है, जो दिखने में जो लग रहा है कि सपाट है। और हो सकता है कि अगर जो टॉस जीतेगा वो शायद पहले बॉलिंग करे और बाद में चेस करे। तो अब यहाँ पर पहले तो मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने मुझे उल्टा लगता है क्योंकि वानखेड़े है, वानखेड़े में स्पिन ज्यादा होती है, और शायद जो कैप्टन टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग लेगा। वो मुझे ज्यादा आपकी बात और बेहतर तरीके से पुख्ता हो जाती है अगर महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतते, क्योंकि हम मानते हैं कि विकेट को रीड करने में एक बहुत खास उनके पास में महारत हासिल है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, यानी चेन्नई की टीम फिलहाल बल्लेबाजी पर उतरने वाली है। सर, इस टॉस के निर्णय, हाँ जी, मैंने विकेट को जो दिखा रहे थे ना पास से क्लोज से, तो दिख रहा था बहुत, उसमें चमक आ रही थी। हाँ। वो चमक के कारण, शाइनिंग के कारण मैंने बोला था कि शायद आज टॉस जीत के और ये पहले बॉलिंग करेंगे और बाद में बैटिंग करेंगे। पर अगर आपको पिछले मैच की भी याद दिलाऊं तो पिछले मैच में भी साहब ने ऐसा ही किया था, टॉस जीता था और पहले बॉलिंग ले ली थी और बाद में 58 रन से मैच हार गए। मतलब चमक धमक में गलत डिसीजन हो गया था। थोड़ी सी जो चमक थी वो भारी पड़ गई। लेकिन अब यहाँ पर जरूरत है कि ये फैसला सही साबित होता है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी जो रीड कर लेते हैं विकेट को, तो चाहेंगे कि एक ऐसा लक्ष्य कम से कम तैयार किया जाए जिसके आधार पर मुंबई को एक अच्छी
अच्छी खासी चुनौती प्रस्तुत की जा सके। वैसे ये जो पूरा वीक रहा है इसमें चेस करने वाली टीमों को संघर्ष करते हमने देखा है। कल का मुकाबला छोड़ दें तो पिछला वीकेंड और ये जो पूरा वीक रहा है इसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ज्यादा सफलता हासिल की है। अब आज क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल टॉस का जो एक मिजाज था वो कप्तान रोहित शर्मा के खाते में गया है। अब फेवरेट टीम की बात कर लेते हैं सर, आपके मुकाबले इस एल क्लासिको मुकाबले में फेवरेट टीम कौन सी है? बिग बॉयज मैच है। बिग बॉयज मैच में मैं आज संजय भैया की टीम के साथ जाना चाहूंगा कि आज डैडी की टीम जीतेगी। डैडी टीम। सर आप तो टी शर्ट में भी है। मैं टी शर्ट में भी और मैं भी चाहूंगा। मुझे चेन्नई जिस हिसाब से खेल रही है और जिस हिसाब से महेंद्र सिंह उनका कॉम्बिनेशन चल रहा है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि चेन्नई को अगर मैं एज दूंगा और 60-40 का मैं 60% 60 दे रहे हैं, मतलब ज्यादा अच्छा खासा मान रहे हैं आप। सर आप कुछ कर रहे थे? नहीं, मैंने कहा उनके जो दोनों स्पिनर हैं वो भी, जो तीक्षाना है और मोइन अली हैं, दोनों बहुत क्लासिकल बॉलिंग कर रहे हैं। तो एज ए स्पिनर आप अगर देखेंगे तो उनको आप बाद में खेलना पड़ेगा। मुंबई जो है क्योंकि बॉलिंग कर रही है, उनको बैटिंग सेकंड इनिंग में करना है। वेयर एंड टियर थोड़ी बहुत हो चुकी होगी, उस समय उनको खेलना और भी डिफिकल्ट होगा। मुझे लग रहा था अभिषेक की शायद अर्जुन तेंदुलकर डेब्यू करें आईपीएल में, पर आज भी शायद उनका डेब्यू नहीं हुआ है। तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर वो मुझे ये लग रहा है जरूर अभी तक एक आध मौका उनको मिल जाता। एक ट्रिस्टन स्टब्स करके एक प्लेयर हैं, यंग प्लेयर हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है, उनको भी मुंबई ने लिया हुआ है। आज उन्होंने कैप भी ऑफर किया है और शायद मेरे ख्याल से आज वो प्लेइंग 11 में होने चाहिए। तो सबसे बड़ा मुकाबला है और उसकी घड़ी भी आ चुकी है, क्योंकि अब फिलहाल चेन्नई बल्लेबाजी पर उतरेगी, क्योंकि मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया है चेन्नई को कि वो आए और बल्लेबाजी करें। लेकिन इतना जरूर है कि ये मैच चेन्नई के लिहाज से सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अभी कुछ जो थोड़ी बहुत उम्मीदें महीन है, भले ही उम्मीदें, लेकिन उम्मीदें बरकरार है। अगर यहाँ मुंबई के खिलाफ ये टीम मुकाबला जीतती है तो थोड़ी उसमें प्रगाढ़ता जरूर मिलेगी, उन उम्मीदों की जो किरणें हैं वो और ज्यादा रोशन हो सकती है। और दूसरी तरफ बात की जाए मुंबई की, तो सबसे वजनदार टीम इस बार बिल्कुल भी असरकारी साबित नहीं हुई है, लेकिन उसके फैंस चाहेंगे कि एक बड़ी जीत के साथ कहीं ना कहीं जो चेहरे पे स्माइल है, खुशी है, वो दी जाए। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज के इस मुकाबले का मीर कौन होगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आपके लोकप्रिय चैनल पर जारी है। हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होती है शानदार मुकाबले से पहले। आपके पसंदीदा शो को लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।